राधिका एंड जयती, एपिथेलियल के बाद क्या? हाँ, पहले मस्कुलर चालू करेंगे आज। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर लिया था, है ना। आज सेकेंड टिश्यू चालू करते हैं एनिमल्स का, दैट इज मस्कुलर। नंबरिंग ये वाला दिए थे ना, फर्स्ट नंबर दिए थे एपिथेलियल को, तो ये वाला नंबर रहेगा आपके मस्कुलर के लिए। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल वाज मोर अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना, क्योंकि वो टॉप मोस्ट लेयर बना रहा था आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स के लिए भी, और अंदर के इनर ऑर्गन्स के लिए वो इनर लाइनिंग बना रहा था। दैट वाज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मसल सेल्स हैव muscle cells have muscle cells have two unique properties, two unique properties, two unique properties of excitability, 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 excitability and conductivity, and conductivity. एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन से है। आपके मसल सेल्स एक्साइट होके दे विल कंडक्ट द सिग्नल टू बोन्स, और बोन्स साथ में मूव होंगी आपके मसल्स के साथ। ठीक है, इसलिए मसल्स और बोन्स भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं थ्रू अ टिश्यू कॉल्ड टेंडन। टेंडन नाम का एक टिश्यू होता है जो मसल को बोन से कनेक्टेड रखता है। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, the muscle cells are highly elongated. The muscle cells are highly elongated. Elongated. छोटे छोटे नहीं होंगे, लंबे लंबे मसल सेल्स होंगे, क्योंकि उनको लंबी लंबी बोन्स को मूव कराना है, राइट, इसलिए ये भी elongated होंगे। ठीक है, तो the muscle cells are highly elongated and contractile, and contractile, and contractile, कोई contraction relaxation contractile, so are called muscle fibers, so are called muscle fibers, इसलिए हम muscle cells को muscle fibers भी बोलते हैं, so are called muscle fibers। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में इसका फंक्शन लिखते हैं। मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन, मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन, मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन, मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स, various type of movements and locomotion, various type of movements and locomotion। मूवमेंट्स का मतलब हो गया आप एक जगह पे रह के मूवमेंट कर रहे हो, एंड लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप लोकेट हो रहे हो। प्लांट्स ये नहीं कर पाएंगे लोकोमोशन, बट मूवमेंट तो प्लांट्स भी करते हैं, अपनी जगह पे रह के मूवमेंट्स प्लांट भी करते हैं। जैसे रूट्स मूव करता है टुवर्ड्स द ग्राउंड, स्टेम मूव करता है टुवर्ड्स द स्काई, ऊपर की तरफ, समझ रहे हैं? तो मूवमेंट उनका भी है। कुछ प्लांट्स के लीव्स सेंसिटिव होते हैं ना, टच मी नॉट, आप अगर उनको जाके टच करोगे तो वो फोल्ड हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो ये आपके कुछ मूवमेंट्स है प्लांट के अंदर भी होते हैं, बट लोकोमोशन प्लांट्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखे? फंक्शन हो गया मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं, एबीसी करके तीनों टाइप देखेंगे।
Three types of muscular tissues are three types of muscular tissues are three types of muscular tissues are फर्स्ट ए बी सी या 1 2 3 जो डाल दो, ठीक है, बस नंबरिंग ध्यान रखना. स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, STRIATED, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, यहां भी सबका वैसी स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन. ठीक है, जैसे अपन एपिथेलियल में पढ़ रहे थे, हर एक टाइप का लिखना, इसमें हाइफन डाल के पॉइंट वाइज लिखते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज लोकेटेड इन या इट इज फाउंड इन लिम्स, इट इज फाउंड इन लिम्स. लिम्स मतलब आर्म्स एंड लेग्स. ठीक है, ये क्या होता है? हाँ, लिम्स, कॉमा टंग, टंग, tongue and upper part of esophagus, and upper part of esophagus. अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस. इसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप, है ना? फूड पाइप के पूरे स्ट्रक्चर में नहीं होता, मसल्स का ही बना है पूरा फूड पाइप, वहां हड्डियां नहीं होती ना. फूड पाइप इज मेड अप ऑफ मसल्स ओनली, बट उसका अपर पार्ट में स्ट्रेटेड मसल है, बाकी नीचे में स्ट्रेटेड मसल नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना. हाँ चलेगा. सेकंड पॉइंट लिखना, ये तो इसका लोकेशन हो गया ना. सेकंड पार्ट में इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, दिखने में कैसा होगा ये वाला मसल. तो दीज आर लॉन्ग कॉमा सिलेंड्रिकल, दीज आर लॉन्ग कॉमा सिलेंड्रिकल, लॉन्ग कॉमा सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड, एंड अनब्रांच्ड. लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है एंड अनब्रांच्ड, शेप में सिलेंड्रिकल, कॉमा मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियस. हम पढ़े अभी तक सेल्स जो पढ़े, एनिमल सेल, प्लांट सेल, उसमें एक एक न्यूक्लियस बनाते थे ना अपन, बट इसके मसल सेल्स में मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड. ठीक है, हाँ, फंक्शंस के लिए होंगे क्योंकि इलॉन्गेटेड मसल सेल्स है ना, तो एक न्यूक्लियस पूरे के पूरे मसल सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई दे नीड मल्टीपल न्यूक्लियस. ठीक है, हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड, फुल स्टॉप. एक और लाइन लिखना, द सेल्स हैज अल्टरनेटिंग, the cells has alternating cells as alternating dark and light bands, dark and light bands, dark and light bands. So are also called, so are also called, so are also called stripped, STRIPED, stripped muscles, muscle fibers, stripped muscle fibers. So are also called stripped muscle fibers. Next point. These are under the will of, these are under the will of, these are under the will of
WILL, will मतलब मर्जी ना. These are under the will of animals. These are under the will of animals. So are called voluntary muscle fibers. So are called voluntary muscle fibers. इसके बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में. हम सबके बारे में बात कर रहे थे कि हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारी मर्जी से हम मूव कर सकते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. तो ये वही है. जब आपने लाइन लिखी उसको एक बार पढ़ो कि दीज आर अंडर द विल ऑफ एनिमल, मतलब ये वाले मसल्स आपके कंट्रोल में. तभी तो ये लिम्स में है ना. आप हाथ पैर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो कि अभी मुझे हाथ इतना सा हिलाना है, ऐसे नहीं हिलाना तो नहीं हिलाऊंगा. समझ रहे? चलना है तो चलूंगा, नहीं चलना तो नहीं चलूंगा. जबरदस्ती थोड़ी ना. जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी चलने की मैं नहीं चलूंगा. समझ रहे? तो दीज मसल्स आर अंडर अवर विल, तभी इन्हें अपन वॉलंटरी मसल्स ही बोलते हैं. वॉलंटरी मतलब जो अपने से आगे आए, अपने से काम करे, अपनी है मतलब अपने अपनी मर्जी से काम करे, जबरदस्ती काम ना कराना पड़े इसे, उसे वॉलंटरी बोलते हैं. एम आई क्लियर? एक पॉइंट और लिखना. These are mostly attached to the bones. These are mostly attached to the bones. These are mostly attached to the bones. देखो लिम्स में पूरा बोन्स है, हाथ पैर में पूरा बोन्स है और यहाँ पे सारे आपके स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू है. मतलब ये सभी जगह पे आपके बोन से अटैच है. समझ रहे हैं? अब जैसे हार्ट में बोन नहीं है बट मसल्स है विदाउट बोन्स. लंग्स में बोन नहीं है, सिर्फ मसल्स है विदाउट बोन्स. स्टमक में विदाउट बोन्स. रेस्ट ऑफ द ईसोफेगस विदाउट बोन्स. आप देख रहे हैं ना, बाकी सारे आपके जो ऑर्गन्स है जो मस्कुलर है वहां पे बोन्स नहीं है. बट आपका जो स्केलेटल है पूरा, मतलब हाथ पैर ये जो पूरा अगर आप ढांचा देखोगे वहां पूरे बोन्स हैं और वहां पे आपके मसल्स होंगे, तभी आप वो पर्टिकुलर बोन को मूव कर पाओगे. ठीक है? तो आपके वॉलंटरी मसल्स आर जनरली अटैच्ड टू द बोन्स, इसलिए इसको अपन स्केलेटल मसल भी बोलते हैं. एक और लाइन लिखो. सो ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स. स्केलेटल मसल फाइबर्स. इसमें चार चार नाम हो गए. समझ रहे हो आप लोग कैसे चार चार नाम हो गए? पहला तो हेडिंग में ही लिखे ना स्ट्रेटेड, फिर दूसरा अभी लिखे थे बीच में स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड के बीच में लिखे. फिर अभी थर्ड लिखे थे वॉलंटरी और अभी फोर्थ लिखे हो स्केलेटल, क्योंकि वो आपके स्केलेटल से कनेक्टेड है, बोन से कनेक्टेड है. ठीक है? फिर आगे का तो आल्सो कॉल्ड स्केलेटल. स्केलेटल मसल फाइबर्स या मस्कुलर टिश्यू जैसा बोल दो. ठीक है? लास्ट पॉइंट लिखना, फिर मैं डायग्राम बनवाता हूं इसका. लास्ट पॉइंट लिखो. These contract rapidly. These contract rapidly. These contract rapidly, but for short period. But for short period, as they undergo fatigue. Contract rapidly, but for short period as they undergo fatigue. Fatigue मतलब टायर्ड. ठीक है? तो आपने हाथ को जोर जोर से ऐसे हिलाया बहुत तेज से ना, रैपिड मूवमेंट आप कर सकते हो इसका. बाकी मसल्स का आप रैपिड, आप तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना. आप सिर्फ इन्हीं मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो. तो आप इनको बहुत तेज से भी मूव करा सकते हो, और अगर आप बहुत तेज से मूव कराओगे तो कुछ समय के लिए ही मूव करवा पाओगे, उसके बाद वो मसल्स आपके थक जाएंगे. समझ रहे हैं? तो आप तेज चल लिए, बहुत तेज चल लिए, ठीक है, आप धीरे भी चल सकते हो, आप तेज भी चल सकते हो ना, आपकी मर्जी है. पर ज्यादा तेज चलोगे तो अल्टीमेटली आपके पैर दुखेंगे, दे गेट टायर्ड, राइट? ओके. तो
as they undergo fatigue. ठीक है, full stop. हाँ हाँ होगा, पर मल्टीपल नहीं होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा. हाँ हाँ मल्टीपल क्या, मल्टीपल इस वाले में जो अपन लिख रहे हैं ना स्ट्रेटेड मसल्स, इट हैज गॉट मल्टीपल न्यूक्लियस. अब इसके बाद जो अपन सेकंड पढ़ने वाले ना अनस्ट्रेटेड, उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, दैट विल बी यूनी न्यूक्लियर. यूनी मतलब वन, मल्टी मतलब मेनी. ठीक है, ओके. तो उसका बाद इसी पॉइंट में एक लाइन और जोड़ना, दीज हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स ऑफ, ये वाले मसल का फंक्शन, दीज हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स ऑफ, these help in locomotion and movements of all the voluntary organs of the body. These help in locomotion and movements of all voluntary organs of the body. जितने भी ऑर्गन्स आपके कंट्रोल में हैं उनके मूवमेंट या लोकोमोशन में ये मसल्स हेल्प करेंगे. क्लियर है सबको? इसका डायग्राम बना रहा हूं. स्ट्रक्चर में देखो आप लोग सिलेंड्रिकल लिखे थे ना, और ऐसा भी लिखे थे कि अनब्रांच्ड है, इसलिए मैं उसकी और ब्रांच नहीं निकाल रहा हूं. इट वाज सिलेंड्रिकल. ठीक है, उसके बाद एक और लाइन क्या लिखे थे, दीज हैव अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. देखो कहां लिखे पॉइंट वाला. ठीक है, इस टाइप के ऐसे स्ट्रिप्स बनाना इस मसल्स में. डायग्राम बनाओ. इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना मसल सेल्स का. भले आपको एपिथेलियल का डायग्राम नहीं आएगा एग्जाम में कभी, ना ही कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम आएगा, बट नर्वस टिश्यू का, न्यूरॉन का डायग्राम और मसल्स टिश्यू का, ये तीनों डायग्राम आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, मतलब इस चैप्टर से डायग्राम यही दो इंपॉर्टेंट है. एक अपन मेरिस्टेमेटिक का बनाए थे, याद है? मेरिस्टेमेटिक का 3 टिश्यू बनाए थे ना, एपिकल का एक शो किए थे, लैटरल और इंटरकैलरी, एक ही स्टेम बनाए थे, याद है? उसमें तीनों टिश्यू दिखा दिए थे. बाकी अपन और डायग्राम नहीं बनाए इस चैप्टर में. ठीक है, जरूरत भी नहीं है इस चैप्टर में और डायग्राम बनाने की. क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीन्यूक्लियस. ठीक है, जी. ये तो आपके न्यूक्लियस है, ये आपके डार्क बैंड्स, और ये वाले लाइट बैंड. अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स. ठीक है, इसलिए इनको स्ट्रिप्ड बोला जा रहा है. स्ट्रिप्स जैसे दिखेंगे वो स्ट्रिप्स. ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेटेड मस्कुलर फाइबर. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का मस्कुलर टिश्यू है. अभी 2 और पढ़ने हैं हमको ना, 2 मस्कुलर टिश्यू और है. डन. तो इसको क्या नंबर दिए थे अपन? ए ना. अब आएगा बी.
बी का नाम है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, अनस्टेटेड भी बोल सकते हैं, वो अपन अंदर लिख लेंगे, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ओके, इसका भी लोकेशन, फिर इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन लिखते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट, these are present in the these are present in the अंशुल दरवाजा बता दे तो। these are present in the wall of visceral organs, visceral organs, विसरल ऑर्गन्स मतलब जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स है अंदर, स्टमक हो गया, है ना, पेंक्रियास हो गया, लिवर हो गया, ये सब आपके सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गन है आपके बॉडी के अंदर है, जो इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। विसरल ऑर्गन्स एग्जांपल स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूरेटर एक्सेट्रा, ये सब आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स, सॉफ्ट विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। सो ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स, एक और नाम मिल गया अपन को स्मूथ का ना, सो ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स। क्लियर है पॉइंट, ये इनका लोकेशन हो गया कि ये हमारी बॉडी में कहां कहां पे होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं इनका, नेक्स्ट लाइन में लिखना, these are small sized, these are small sized and spindle shaped, spindle shaped, मैं डायग्राम बनाऊंगा तो अपन समझेंगे स्पिंडल शेप किसको बोलते हैं, हाँ ठीक है, स्पिंडल शेप and uninucleated, and uninucleated, uninucleated, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ये यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, these do not form dark and light bands, जैसे उसमें डार्क एंड लाइट बैंड बनाए थे, यहां नहीं बनाएंगे। these do not form dark and light bands, तभी इन्हें अनस्ट्रेटेड भी कहते हैं या अनस्ट्रिप्ड कहेंगे, जैसे वो स्ट्रिप्ड था तो ये अनस्ट्रिप्ड होगा, तो डू नॉट फॉर्म डार्क एंड लाइट बैंड, सो आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड और अनस्ट्रिप्ड मसल्स, so are also called unstraighted और unstripped, एक ही ज्यादा हो गया ना, unstripped muscles, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर हमने वहां पे क्या लिखा था कि वो आपके वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेंगे, तभी उन्हें वॉलंटरी मसल्स ही बोले थे। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के मसल्स को कंट्रोल करेंगे, यानी कि मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है। They do not work under our will. Next point लिखो, these are not under the will of an animal, पीछे हमने लिखे थे कि these are under the will of an animal, but these are not under the will of animal, ये एनिमल के कंट्रोल में नहीं होंगे, so are also called involuntary muscles, तभी इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, so are also called involuntary muscles, इसके बहुत सारे नाम वगैरह,
अनस्ट्रिक्टेड, अनस्ट्रिप्ड, विसरल, स्मूथ, इनवॉलेंट्री, ठीक है। और ये स्केलेटल में नहीं है तो नॉन स्केलेटल, वो स्केलेटल में थे ना तो स्केलेटल मसल बोल रहे थे, ये स्केलेटल में नहीं है, ये बोन्स अटैच नहीं होंगे, तो नॉन स्केलेटल भी बोल सकते हैं। एक और पॉइंट देखो, these are not attached to the bones, these are not attached to the bones, these are not attached to the bones, इसलिए नॉन स्केलेटल मसल भी बोलेंगे। ठीक है, नॉन स्केलेटल मसल्स, ठीक है। फिर उसमें लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे, एक बार देखो पिछले वाले में लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे, रैपिड मूवमेंट होगा ऐसा लिखे थे ना, और जल्दी थक जाएंगे, तो इनका मूवमेंट उतना रैपिड नहीं होगा, ये लंबे समय तक चलेंगे बिना थके। देखो एक और पॉइंट, these contract slowly, these contract slowly, वहां रैपिडली लिखे थे, यहाँ पे स्लोली, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वहां लिखे थे बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड as they are non-fatigue, as they are non-fatigue muscles, ठीक है। तो stop, these help in लास्ट पॉइंट लिखे इनका फंक्शन, these help in, वहां क्या लिखे थे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, राइट, बट यहाँ पे ये अंदर के मूवमेंट्स, बस पेट को इधर से उधर लेके नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, इंटेस्टाइन जहां है वहीं रहेगी, बस वो अंदर ही रह के मूवमेंट कराएगा, ठीक है। तो दीज हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक का मतलब होता है वेवी टाइप ऑफ मूवमेंट, वेव जैसा मूवमेंट। अपनी जगह पे रह के अगर आप पाइप को ऐसे ऐसे करोगे तो पाइप का पानी अंदर आगे जाएगा ना, पाइप को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं मैं पाइप अगर पानी भरा हुआ पाइप में और मैं पाइप को ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ वेव जैसे, तो इधर का पानी आगे जाएगा, फिर जो पार्ट उठेगा उसका पानी नीचे जाएगा, फिर जो पार्ट उठेगा उसका पानी नीचे, समझ रहे हैं ना। इस टाइप के मूवमेंट को अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। खाना ऐसे ही अंदर जाता है, ऐसा नहीं कि आप खाना खा के खड़े होगे तो खाना नीचे जाएगा, आप खाना खा के लेट जाओगे ना तो अभी खाना नीचे जाएगा, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। ये मत समझना कि हम खाना खा के लेट गए तो खाना यहीं पे फंसा रह जाएगा, बट उतना मूवमेंट नहीं रहेगा तेज, ठीक है, सब में जाएगा खाना, और उल्टे में बाहर भी आ सकता है क्योंकि ग्रेविटी भी है ना, ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब ये कि खाना वेवी मूवमेंट से अंदर जाएगा ज्यादा, आपके पूरा बॉडी हैवी होगी ना तो वो विसरल ऑर्गन्स आपस में टकराते हैं, आपका स्टमक टकराएगा, वो बहुत हैवी हो चुका है अभी, ठीक है। चलो तो क्या लिख रहे हैं, दिस हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ गट्स, ऑफ गट्स, गट्स का मतलब ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल को हम गट बोलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, पूरा खाना लास्ट एनस तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही जाएगा, ठीक है। तो वो उसको गट बोलते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, जो याद रहे, एलिमेंट्री कैनाल को ही गट बोलते हैं, ठीक है। कॉमा यूरेटर, यूरेटर्स, यूरेटर्स, URETERS, यूरेटर्स, यूरेटर्स कहाँ होते हैं, किडनी से निकलते हैं ब्लैडर तक जाते हैं। अब ये भी ऐसा नहीं कि खड़े रहेंगे तो ही यूरिन किडनी से ब्लैडर तक जाएगी, आप लेटे हो तब भी यूरिन किडनी से ब्लैडर तक जाएगी, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वहां भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है। टू मूव फूड, यूरिन रेस्पेक्टिवली,
to move food and urine respectively. Respectively का मतलब क्या होता है? इज्जत से छापड़ मारोगे। Respectively का मतलब मतलब होता ही है नहीं, जैसे निश्चित है, निश्चित है। तो जैसे पहले एलिमेंट्री के नाम लिया कैलकुलेटर विधि का विधान है। तो इसका मतलब तो आप ऐसा समझोगे कि गट्स जो लिखा है वो फूड के लिए लिखा हुआ है और यूरेटर यूरिन के लिए लिखा हुआ है ना? आगे मतलब ये आगे वो पीछे वैसे हाँ, इस जो पहले लिखा है उसी के लिए फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है और जो बाद में लिखा है उसके लिए सेकंड वर्ड लिखा हुआ है, समझ रहे? रेस्पेक्टिवली मतलब मैं ऐसे बोलूं कि नीलेश एंड आशुतोष, नीलेश एंड श्रेयांश have got 20 and 15 marks respectively. तो नीलेश का 20 मार्क्स जिसका नाम मैंने पहले लिया और जो नंबर मैंने पहले लिया वो एक पहला होता और दूसरा नाम और दूसरा नंबर एक, ठीक है? तो इसको एक्चुअली बोलते हैं क्रम से, क्रम से। इस क्रम में बोला ना मैंने, क्रम मतलब समझते हैं ना? यस सर। इस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने नाम लिया, जिस ऑर्डर में मैंने नाम लिया उसी ऑर्डर में मैंने नंबर्स भी बोले, समझ रहे? अगर ऐसा मैंने बोला है तो रेस्पेक्टिवली लिख दूंगा तो पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि नीलेश के कितने मार्क्स है और श्रेयांश के कितने मार्क्स है। गट के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या मूव कर रहा है और यूरेटर के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या मूव कर रहा है, समझ गए ना? तो रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम से हिंदी में, ठीक है? आज पता चला गया रेस्पेक्टिवली का मतलब। कई बार आप लोग मैथ्स में भी क्वेश्चन पढ़ते हो या आप लोगों ने फिजिक्स में भी क्वेश्चन पढ़ा है कि बॉडी ए एंड बॉडी बी मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 3 and 5 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। व्हाट डज दिस मीन? कि बॉडी ए 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है एंड बॉडी बी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है? क्रम से, ठीक है? ओके, हां सिंपल कहां से आ गया? स्मूथ बोला था, स्मूथ, समझ गए ये वाला? तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के। बहुत सारे नाम पड़े अपने स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के भी। क्या क्या नाम थे? एक स्मूथ, फिर विसरल मसल्स, फिर अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्रिप्ड, इनवॉलंटरी एंड नॉन स्केलेटल। ठीक है, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। तो उसका शेप जो अपन लिखे ना स्पिंडल शेप, ठीक है, उसका डायग्राम बना लेते हैं, देखना। यूनिन्यूक्लियोटाइड, कोई स्ट्रिप्स नहीं बनाना यहाँ पे, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड नहीं बनेगा, ठीक है? आप चाहो तो ऐसा कुछ फाइबर फाइबर जैसा बना सकते हो, फाइबर्स, मसल फाइबर्स, थ्रेड जैसा। क्या सिर्फ न्यूक्लियस ही तो लेबल करोगे आपको? बाकी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस हो गया, क्या आपके फाइबर्स हो गए, ठीक है? चलो, ये सेकेंड टाइप का मसल्स हो गए। नेक्स्ट थर्ड मस्कुलर टिश्यू, सी, कार्डियक, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, पूरा लिखना, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, इसमें लिखेंगे these are found in, ये तो हार्ट के लिए ना एक्सक्लूसिव, found in myocardium of the heart, myocardium of the heart। मायोकार्डियम मतलब जो हार्ट का ऊपर का मसल्स है ना, ऊपर का पार्ट, उसको अपन मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है?
मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। तो अगर ये आपका हार्ट है, फिस्ट के साइज का होता है हार्ट, तो इसका जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको मायोकार्डियम बोल रहे हैं। तो ये पूरा सेल, ये पूरा मसल्स आपके कार्डियक मसल्स होंगे। इनका भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, बट किस टाइप का होगा? एक रिदमिक, एक रिदम में होगा। समझ रहे हैं? स्टमक तो तभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा, या इसोफेगस तभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा जब आप खाना खा रहे हैं, या जब कोई चीज नीचे जा रही है इसोफेगस से, समझ रहे हैं? तब वो मूवमेंट करेगा। बट इसका मूवमेंट तो हमेशा एक रिदम में चलता रहता है हार्ट का, ये नहीं रुकना चाहिए ना, समझ रहे हैं? इसका रिदमिक मूवमेंट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसको अपन पल्स बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, तो फाउंड इन मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, ये इसका लोकेशन हो गया। चलो स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन ध्यान देना एक बार। इसका स्ट्रक्चर ना पहले वाले के जैसा है, फर्स्ट जो अपन लिखे हैं स्ट्रेटेड, यानी कि इसके पास भी अल्टरनेट डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स होंगे। इनके पास ये मतलब ये भी सिलिंड्रिकल होंगे, जैसे फर्स्ट वाला सिलिंड्रिकल बनाए थे ना, सेकेंड वाला स्पिंडल बनाए थे। तो दिखने में स्ट्रक्चर वाइज ये फर्स्ट वाले के जैसे हैं, बट फंक्शन वाइज ये सेकेंड के जैसे, इनवॉलंटरी। समझ रहे हैं? सेकेंड वाला इनवॉलंटरी था ना, दैट वाज नॉट इन अवर कंट्रोल। वैसे ये भी कार्डियक मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फंक्शन वाइज दे आर लाइक अनस्ट्रेटेड, बट स्ट्रक्चर वाइज दे आर लाइक स्ट्रेटेड। ठीक है, तो लिखो, these are similar to straighted muscle fibers. These are similar to straighted muscle fibers, straighted muscle fibers in being cylindrical. क्या क्या रेस्पेक्ट में सेम है? in being cylindrical, comma, with light and dark bands, with light and dark bands, ठीक है। अगले पॉइंट पे, ये तो सिमिलैरिटी हो गई स्ट्रेटेड के हिसाब से, दो पॉइंट पे सिलिंड्रिकल में और लाइट एंड डार्क बैंड में। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे कि सिमिलैरिटी अनस्ट्रेटेड से कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दे आर सिमिलर टू स्मूथ मसल फाइबर्स, सिमिलर टू स्मूथ मसल फाइबर्स। किस रेस्पेक्ट में ये सिमिलर है स्मूथ मसल फाइबर? तो लिखना, इन बीइंग यूनिन्यूक्लिएट, इन बीइंग यूनिन्यूक्लिएट। स्ट्रेटेड के पास तो मल्टीपल न्यूक्लियस थे ना, इसके पास यूनिन्यूक्लिएट जस्ट लाइक स्पिंडल वाला है ना। इन बीइंग यूनिन्यूक्लिएट एंड, क्या लिखो एक और वर्ड? वन वर्ड, हाँ, इनवॉलंटरी। ठीक है, इनवॉलंटरी, क्लियर है? अनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी। नेक्स्ट लाइन, these are branched, these are branched, these are branched, forming a network, these are branched। ऐसे वहां पे सिर्फ एक ही सिलेंडर था ना, एक सिलेंडर से दूसरा सिलेंडर में निकल रहा था, ब्रांचिंग नहीं थी। ब्रांच समझते हैं ना? तो ये ब्रांच हो गया पर, these are branched, so form a network, so form a, या फॉर्मिंग अ नेटवर्क की जैसा भी लिखते हैं, तो फॉर्म अ नेटवर्क। ठीक है, एंड लास्ट इसका फंक्शन लिख लेते हैं, these show rapid and these show rapid and rhythmic, रैपिड तो हो गई, फास्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ना।
1 मिनट में 72 टाइम्स बीट होता है ना हार्ट पल्स जो अपन देखते हैं ना। तो रैपिड एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, stop, these help in pumping and distributing blood, these help in pumping, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तब पंप होता है ब्लड। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, सिकुड़े मतलब इसके अंदर जो भी हो वो बाहर चला जाएगा। जब पानी की पॉलिथीन लो और उसको ऐसे कुछ खा दो, पानी पूरा बाहर नहीं आएगा। इन द सेम वे अगर आप हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा ब्लड बाहर आएगा। बाहर इन द सेंस जो भी आर्टरीज वेन्स होंगी उन ब्लड को लेके बॉडी पार्ट्स तक जाएंगे, ठीक है। तो these help in pumping and distributing blood to various parts of body, these help in pumping and distributing blood to various parts of the body, to various parts of the body, to various parts of the body, ठीक है। का डायग्राम बना लेते हैं। ये तो आपकी बुक में इसका डायग्राम होगा, तीनों का डायग्राम होगा बुक में बताया। पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 सेकेंड वाला डायग्राम, सॉरी थर्ड वाला दिखा था आपको। 76 पेज नंबर में सबसे टॉप में जो है वो स्ट्रेटेड मसल है, सेकंड जो है वो आपके स्मूथ मसल्स हैं एंड थर्ड आपके कार्डिक मसल। दिख रहा है ब्रांच आपको, है ना? तो बना दो। आपको मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहे होंगे बट सेल्स अलग अलग है, ठीक है। देख रहे हो एक एक लाइन बनी है ना, ब्लैक कलर की लाइंस बनी, उनके बीच में एक ही न्यूक्लियस है ना? क्लियर? कहाँ देख रहे हो? बाप रे, वहां कौन सा डायग्राम दिख रहा था उस पेज में? थर्ड टाइप का टिश्यू लिखो, नर्वस, नर्वस। करेक्ट में बचा है ना अपना, ये तो छोटा है इसलिए मैं आज ये स्टार्ट कर रहा हूँ, नर्वस, ठीक है। नर्वस टिश्यू यही एक ऐसा टिश्यू जो प्लांट में एब्सेंट है ना, वरना बाकी 3 टाइप के टिश्यू तो अलग अलग नाम से प्लांट में भी है। एपिथेलियल टिश्यू वहां पे कहलाता था आपका एपिडर्मिस, पर हर टाइप के सेल्स नहीं है ना वहां पे, इसलिए अलग अलग नाम दिए, ठीक है। तो यहाँ का एपिथेलियल, वहां का एपिडर्मिस, यहाँ का मस्कुलर, वहां का वो कॉलेंटाइमा, अगर पता है ना
पेरेन्काइमा पेरेन्काइमा होगा जो प्लांट को आपका फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, ठीक है। और यहाँ का कनेक्टिव, वहां का वेस्कुलर टिश्यू है, साइलम एंड फ्लोएम। ये कनेक्टिव मतलब ब्लड वर्ड की बात कर रहे हैं अपन, ब्लड, आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज, वहां पे क्या है आपके वाटर फूड साइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। फोर्थ जो है नर्वस टिश्यू, वो उनमें एब्सेंट होगा ना, जिसके कारण वो सोच नहीं पाएंगे, राइट, वो किसी भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। स्टिमुलस मतलब हाँ मतलब स्टिमुलस मतलब कोई भी अदर चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर या बाहर, अगर आपके बॉडी के अंदर या बाहर कोई चेंजेस हो रहे हैं उनको अपन स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे ठंडी का मौसम आया तो ठंडी लगी ना, ये स्टिमुलस है। उसके रेस्पॉन्स में आप क्या करते हो, गर्म कपड़े पहनते हैं। पानी गिर रहा है बाहर, स्टिमुलस है, तो रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला लेंगे, दैट इज रेस्पॉन्स, राइट। तो ये हम सोच सकते हैं, हमारे पास सोचने की शक्ति है, बिकॉज वी हैव गॉट ब्रेन्स। नर्वस सिस्टम अलग है, नर्वस टिश्यू अलग है ना। आप ये बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। जब मैं नर्वस सिस्टम बोलूंगा ना, तो वहां पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड भी आएंगे। और अगर मैं सिर्फ नर्वस टिश्यू बोल रहा हूं, तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं टिश्यू की। टिश्यूज मेक्स ऑर्गन ना, टिश्यू मिक्स मिल के ऑर्गन बनाते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्टम, इसलिए मैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं करूंगा यहाँ पे। आप लोग का एक नर्वस सिस्टम चैप्टर अलग होगा 10th में, वहां पे हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, बट ये तो सिर्फ नर्वस टिश्यू है। तो यहाँ पे हम बस सेल के बारे में पढ़ेंगे कि उस टिश्यू को कौन बना रहा है, एक नर्व सेल, इसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है। एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन या नर्व सेल उसको कहते हैं, ठीक है। 28-30 सेंटीमीटर का एक सेल होगा। हाँ हाँ, माइक्रोस्कोप पे तो आपको नॉर्मल चीक सेल्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ प्लांट्स साइड उनके सेल्स कर सकते हैं, जैसे अपन लाइसोसोम्स पढ़ते थे ना, वो कर सकते हैं। बाकी प्लांट्स साइड कर सकते हैं, सोचेंगे कैसे। उनके हर पार्ट्स गिरते हैं, जैसे लीफ, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक लीफ रहेगी, फिर लीफ झड़ जाती है, उसको अपन सुसाइड नहीं बोल सकते ना, वो तो लीफ की लाइफ थी, वो डेड हो गई उसके बाद, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, ये रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है ना। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जितने भी सडन एक्शंस होते हैं जिसमें हमको सोचने का टाइम नहीं मिलता, है ना। जैसे मैंने आपके ऊपर कुछ फेंका तो आप सोचोगे नहीं ना कि क्या करना है उसका, स्लोमो थोड़ा ना आ रहा है, फिर पिक्चर थोड़ी ना है कि मैं ऐसा फेंक दिया और स्लोमो है, आपके पास टाइम है, क्या करूंगा, समझ रहे। पिक्चर में दिखाया ना कि वो शाहरुख खान देखता है, वो हॉकी स्टिक लेके करे, तो उसके बाद बहुत टाइम रहता है, इतना सोचता है वो, कि ऐसा नहीं होता वो तुरंत मार देते हैं, तो सोचता है पूरा, उसका हॉकी स्टिक इस तरफ है, ये यहाँ मारेगी, फिर उसका पैर यहाँ है, यहाँ मरेगी, या अल्लाह इसका सर तो सामने है, ये सीधा मारेगी, इतना टाइम पड़ा तो वो मार देगी और गोल हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो तो पिक्चर है, पिक्चर में स्लोमो होता है ना, रियल लाइफ में स्लोमो नहीं होता, आप स्लो मोशन में गिर नहीं सकते ना, समझ रहे। तो ये सारी चीजें जो हमारे मतलब बोलना चाहिए ऑटोमेटिक होती है, प्लस बिना सोचे समझे होती है, ये सब स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये सोचने का काम ब्रेन का है ना, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे आपने गरम कढ़ाई को छू दिया, तो आप सोचोगे क्या करूं अभी मैं, क्या करूं, हाथ हटाऊं कि रहने दूं, क्या करूं, तो इतना ही सोचेंगे ना अपन। तुरंत जैसे टच होगा अपन हाथ पीछे लेके आएंगे ना, तो ये ब्रेन नहीं कर सकता जल्दी, ब्रेन को टाइम लगता है सोचने में और समझने में और करने में। तो ये काम कौन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सबके पास भी है, अगर आप देखोगे तो हाथ से स्पाइनल कॉर्ड ज्यादा पास है, ब्रेन दूर है, सिग्नल्स ब्रेन तक जाने में टाइम लगेगा, स्पाइनल कॉर्ड जल्दी रिसीव करके एक रेस्पॉन्स दे देगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस या स्टिमुलाई। ये तो सारे एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गए। हमारे बॉडी के अंदर भी इंटरनल स्टिमुलस होते हैं, जैसे भूख लगी तो खाना खा लिए, प्यास लगी तो पानी पी लिए। तो प्यास लगना यानी कि थर्स्ट इज अ स्टिमुलस, हंगर इज अ
स्टिमुलस। ऑन बिहाफ ऑफ दैट रेस्पॉन्स क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, समझ रहे हैं? दीज आर सम रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। कुछ खाने की स्मेल आती है तो मुंह में तुरंत पानी आ जाता है, आता है वाकई में, मतलब ये फैक्ट है, ये आपका एक साइंटिफिक चीज है कि आपका जैसे ही नाक के रिसेप्टर्स मतलब जो उस स्मेल को रिसीव करने वाले, वो जैसे वो रिसीव करते हैं, आपके नर्व सेल्स जो यहाँ कनेक्टेड है, सेंस ऑर्गन, सारे सेंस ऑर्गन में न्यूरॉन्स है, सारे सेंस ऑर्गन में न्यूरॉन्स है, ठीक है? तो वो न्यूरॉन्स उस स्मेल को आपके ब्रेन तक लेके जाएंगे। ब्रेन को पता है किस चीज की स्मेल है, तो आपको पता भी चलेगा, बिना देखे आप बता सकते हो मैगी की स्मेल है, क्योंकि ब्रेन के पास वो स्टोर्ड है मैगी, कि मैगी का स्मेल ऐसा होता है, राइट? तो जो चीज का स्मेल आपने पहले किया हुआ है वो आपको फिर याद आया था, बिकॉज वो पार्ट ब्रेन तक जाता है। तो आप सोच के बताते हो, हाँ ये वो, तो सोचते हो ना, तुरंत नहीं बता पाते, हम सोचते हैं, वो जो टाइम लग रहा है ना, वो ब्रेन सोच के बता रहा है कि ये क्या है, ठीक है? हाँ, पहली बार खाएंगे तो आएगा, कैसे है? नहीं आएगा। तब आपका ब्रेन स्टोर करेगा ना उसकी स्मेल को। कोई चीज फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, जैसे बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसका ब्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब वो धीरे धीरे पहली बार चीजें खा रहा है, अब उसको फिर समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, स्मेल से, देखने से, देख के भी समझ में आएगा ना उसको, उसने तो चीजें भी पहली बार देखी, अच्छा मैगी ऐसी होती है, उसको नहीं पता ना मैगी कैसी होती है। अब उसके दिमाग में स्टोर हो गया, इसके आंखों के रिसेप्टर्स ने वो समझ लिया कि हाँ मैगी ऐसी होती है, उसके नाक के रिसेप्टर ने समझ लिया कि हाँ मैगी ऐसी होती है, समझ रहे? ठीक है, चलो फिर इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नर्वस टिश्यू हैंड डाल के छोड़ देना, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir.